नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। तमिलनाडु में हुए हादसे को लेकर रक्षा मंत्री ने संसद में बयान जारी किया, जिसमें सीडीएस और हेलीकॉप्टर से जुड़ी अहम जानकारी देशवासियों को मुहैया कराई। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे थे। रक्षा मंत्री दिल्ली में स्थित सरकारी आवास पर पहुंचकर वहां मौजूद परिवार के लोगों से मिले थे। वहां कुछ देर रुकने के बाद राजनाथ सिंह निकल गए थे। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोग जिस हादसे का शिकार हुए थे, उस हादसे से पहले की तस्वीर आई है। स्थानीय पर्यटकों ने ये वीडियो न्यूज 18 को उपलब्ध कराया है। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयानक रहा होगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि सेना का हेलीकॉप्टर MI-17V5 जंगल के इलाके में दुर्घटनाग्रस्त पड़ा है। हेलीकॉप्टर में जबरदस्त आग लगी है, जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में स्थानीय लोग दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं और वो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्घटना के समय कई लोगों को निकाला गया, जिन्हें घायल अवस्था में वेलिंगटन मिलिट्री अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन बुधवार की शाम सभी लोगों के दुर्घटना में मारे जाने की खबर आई, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में जहां सेना का MI हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वे बेहद घने जंगल का इलाका है। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस विपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। घने कोहरों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। सेना के इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के अफसर और क्रू मेंबर समेत 14 लोग सवार थे। घटनास्थल पर मौजूद एक चश्मदीद के मुताबिक हादसा लैंडिंग स्पॉट से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। குளிச்சிட்டு வெளியில வரும்போது ஹெலிகாப்டர் அப்படியே தாழ்வான நிலைமையில அப்படியே வந்துட்டு இருக்குங்க। மிஸ்ட்னாலயா இனி எதனாலன்னு தெரியல, ரொம்ப தாழ்வா வந்துட்டு இருக்குது। नीलगिरी के जंगलों में सीडीएस हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ऊटी के पास वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। इसी बीच नीलगिरी के जंगलों में ये बड़ा हादसा हो गया। इतने बड़े हादसे के बाद सीडीएस विपिन रावत के पैतृक गांव बिरमोलीखाल में सन्नाटा पसरा हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की दिल्ली में सगाई और फिर शादी होने वाली है। सगाई और शादी की तैयारी बेहद गोपनीय तरीके से की गई। इस बीच दिल्ली स्थित मीसा भारती के फार्म हाउस पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी दोस्त के साथ शादी करने वाले हैं। दोनों नई दिल्ली स्थित RK पुरम दिल्ली पब्लिक स्कूल में साथ में पढ़ते थे। लड़की हरियाणा की रहने वाली है और परिवार के साथ दिल्ली स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहती है। इस पूरे प्रोग्राम में कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं, ये अभी किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस मौके पर परिवार से जुड़े सभी खास लोग मौजूद हैं। लालू राबड़ी की सभी 7 बेटियां और दामाद दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा करीबी रिश्तेदारों के भी आने का सिलसिला जारी है। खास बात ये कि तेजस्वी इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं। कोसी कब किस करवट बैठी, कब कौन सा करवट बदले, इसका पता किसी को नहीं है। कोसी की गति मति का पता किसी को नहीं चल पाता। ये नदी अलबेली है, कोई ठोस ठिकाना नहीं है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस वर्ष सावन भादो में कोसी ने जमकर कहर ढाया। जिले के कई पंचायतों में कई घर नदी में समा गए। अब अगहन में भी कोसी तांडव मचाने को आतुर है। कोसी की धारा मुंडे से तेलिहार पंचायत के ठाकुर बासा के समीप भीषण कटाव शुरू हो गया है।
जिससे ग्रामीणों में दहशत है। बीते एक सप्ताह से कटाव जारी है। 15 एकड़ में लगी मक्का की फसल कोसी के गर्भ में समा चुकी है। कोसी कटाव करते करते जमींदारी बांध की ओर बढ़ चली है। अब कटाव स्थल से जमींदारी बांध की दूरी 35 मीटर के आसपास ही रह गई है। कई परिवारों के ऊपर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। समय रहते अगर कोई उपाय नहीं किया गया तो नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। कोसी डरा रही है तो गंगा डराने के बाद अब शांत है और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुंगेर जिले के गंगा नदी से निकले दियारा इलाके की माटी इसका सबूत है। मुंगेर जिला अंतर्गत 5 पंचायत गंगा की गोद में बसे हैं, जहां हर साल बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। साथ ही दियारा की हजारों एकड़ भूमि लगभग 3 महीने तक पानी में डूबी रहती है। या कहा जाए तो इलाके में हर साल आने वाली बाढ़ की त्रासदी किसानों की कमर तोड़ रही है। लेकिन जैसे ही बाढ़ का पानी उतरता है, किसानों के लिए ये मिट्टी सोना उगलने लगती है। इसी भूमि से कमाई लेने के लिए किसान सब्जी की खेती में जुटे हैं और पूरा का पूरा दियारा इलाका सब्जी की फसल से लहलहा जाता है। बलुआही जमीन होने की वजह से लत्तरदार फसल यहाँ खूब होती है। यहाँ के खासकर परवल की सब्जी सूबे के दूसरे हिस्से तक भेजी जा रही है। पंचायत चुनाव के 10वें चरण में कई जगह से हंगामे की खबरें सामने आई है। आरा के नरगदा पंचायत की बूथ संख्या 58 पर हंगामा और 2 गुटों के बीच झड़प देखने को मिली। नाराज एक गुट ने पुलिस के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की, साथ ही पुलिस कर्मियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। नवादा के रोह प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला। यारो इंटर मध्य विद्यालय की बूथ संख्या 122 पर कुछ महिला वोटर्स ने ड्यूटी पर तैनात महिला सिपाही की पिटाई कर दी, जिसमें महिला सिपाही के सिर पर गंभीर चोट आई है। मोबाइल से वीडियो बना रही महिला रोके जाने से नाराज हो गई। मामले में 4 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। हालांकि ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान हुआ। खासकर खगड़िया के चौथम प्रखंड के 13 पंचायतों में 183 बूथों पर पुलिस ज्यादा सजग दिखी। बाढ़ और कटाव के साथ साथ दियारा वाले इलाके में चुनाव कराना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई। पटना स्टेशन स्थित दूध मार्केट के पास दूध व्यापारियों और स्थानीय टेम्पो चालकों में जमकर झड़प हुई। दूध व्यवसायियों ने टेम्पो स्टैंड में 100 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उसके शीशे तोड़ दिए। इलाके में स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण है। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची, जिसके बाद एक दूध व्यवसायी को हिरासत में लिया गया। दरअसल दूध मंडी को स्टेशन से हटाया जा चुका है, लेकिन फिर भी दूध के व्यापारी वहां दूध लेकर पहुंच जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। दूध वाले भड़क गए और देखते ही देखते कई गाड़ियों को निशाना बनाया। दूध वाले मंडी लोग यहाँ जो ठेला लगाते हैं, इन लोगों ने पहले से तैयारी करके रखा था और अचानक से लोग 50 लाठी और डंडा के साथ में हमला बोल दिया और 200 गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया। घटना के बाद से पुलिस की टीम वहां मौजूद है, लेकिन आगे भी झड़प से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में भ्रष्टाचार में संलिप्त पदाधिकारी और अधिकारी के खिलाफ इन दिनों लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के पटना, मोतिहारी और खगड़िया आवास पर छापेमारी की गई। विजिलेंस द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की गई। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा 7 नवंबर को उनके खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय से अनुमति लेकर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत शराब माफियाओं से मिलकर अवैध रूप से पैसा कमाने का आरोप है। अधिकारी ने हाल के दिनों में सरकार के गाइडलाइंस के शराबबंदी कानून के खिलाफ अवैध ढंग से धन इकट्ठा किया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक मोतिहारी के एक्साइज डिपार्टमेंट के अधीक्षक अविनाश प्रकाश के पटना, मोतिहारी और खगड़िया आवास पर कार्रवाई की गई। गोपालगंज के सिविल कोर्ट परिसर में बुधवार को घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। 19 साल की एक युवती के हाई वोल्टेज ड्रामे से लोग सकते में आ गए। 40 फीट ऊंचे पेड़ पर लड़की चढ़ गई और उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी।
लोगों की शोर मचाने पर युवती पेड़ के और भी ऊपर चढ़ गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद 2 युवक पेड़ पर चढ़े और जान की बाजी लगाकर लड़की को नीचे उतारा। इस दौरान लड़की ने दोनों युवकों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया, लेकिन युवकों ने हार नहीं मानी और सकुशल लड़की को नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि युवती अपनी मां के साथ घर से बाहर निकली थी, जहां वो नजरें बचाकर पेड़ पर चढ़ गई और हाई वोल्टेज ड्रामा किया। लड़की मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है। इधर ग्रामीण दोनों युवकों की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आज दोनों युवक ना होते तो लड़की का बचना मुश्किल था। गुमला में उत्पाद विभाग की टीम ने कई इलाकों में अवैध शराब की बिक्री को लेकर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान भारी मात्रा में महुआ जावा और महुआ दारू को नष्ट किया गया। टीम ने शराब बनाने के बर्तनों को भी तोड़ दिया। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की बिक्री करने वालों और शराब पीने वालों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। गुमला शहरी क्षेत्र के बस स्टैंड, सेलम पेट्रोल पंप, बड़ाइक मोहल्ला सहित कई सार्वजनिक स्थानों में चोरी छिपे शराब बिक्री की सूचना थी। इस पर टीम का गठन कर छापेमारी अभियान चलाया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब भट्टियों के साथ ही सामानों को ध्वस्त किया और कहा कि अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी होगी। वहां पकड़े गए लोगों को इस बार चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन अधिकारियों ने ये भी बताया कि आगे पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुमला के कई इलाकों में अवैध शराब बनाने और बेचने का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी सूचना उत्पाद विभाग को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद विभाग ने ये कार्रवाई की है। धनबाद के कई इलाकों में लगातार गोफ बनने की घटनाएं हो रही हैं। झरिया की सुदामडीह थाना क्षेत्र में एएसपी आउटसोर्सिंग के फायर पेज में हेवी ब्लास्टिंग हुआ, जिसके बाद जोरदार आवाज के साथ गोफ बन गया। गोफ से लगातार जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। घटनास्थल के पास से ही रोजाना हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब राहगीरों को किसी अनहोनी का भय भी सता रहा है। वहीं घटना की जानकारी बीसीसीएल अधिकारी को दे दी गई है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर पहुंचे नहीं, जिसके चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश है। गोप से बुधवार सुबह से ही गैस का रिसाव हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के इलाकों की स्थिति को देखकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग मौत के साए में जी रहे हैं। कब क्या अनहोनी हो जाए और कौन काल के गाल में समा जाए, ये कोई नहीं जानता। ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। झारखंड के कई इलाकों में धर्म परिवर्तन का खेल जारी है। लोभ और लालच देकर भोले भाले आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामला लोहरदगा का है, जहां रघुटोली में एक युवक ने धर्म परिवर्तन किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब सतीश टोप्पो नाम के युवक ने शादी का कार्ड गांव में बांटा। सतीश ने सरना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है। जानकारी के बाद सरना समाज और ग्रामीणों ने मिलकर ग्राम समिति की बैठक की और सतीश के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की। साथ ही शादी का कार्ड भी गांव वालों ने वापस कर दिया। बैठक में ये फैसला लिया गया कि समाज के किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन होता है तो फिर उसे गांव के किसी भी समारोह में शामिल नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि सरना समाज को ईसाई धर्म द्वारा अंदर से खोखला बनाया जा रहा है, जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है। पूरे मामले पर सरना समाज द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। इधर धर्म बदलने वाला युवक अपने फैसले पर अडिग है। कोरोना के तीसरे संभावित लहर को देखते हुए गया मगध मेडिकल अस्पताल तैयार है। तीसरे लहर की संभावित चुनौतियों से निपटने की व्यवस्था की गई है। कोरोना के पिछले 2 लहरों के अनुभव के आधार पर अस्पताल प्रबंधन सभी तैयारियां पूरी कर रहा है। भर्ती होने वाले मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर से लेकर जरूरी दवाइयां, हर चीज को पुख्ता बना रही है। कोविड-19 के नोडल ऑफिसर और दूसरे चिकित्सक भी अस्पताल के एमसीएच भवन जाकर वहां की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस भवन में 3 फ्लोर हैं। पिछली लहर में सभी फ्लोर के बेड संक्रमित मरीजों से फुल हो चुके थे, जिसके बाद बेड और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। लिहाजा इसे लेकर अभी से सब कुछ ठीक किया जा रहा है। अभी एमसीएच वार्ड के 3 फ्लोर को मिलाकर कोविड के मरीजों के लिए 121 बेड तैयार किए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर में फ्लू काउंटर बनाया गया है। साथ ही डॉक्टरों की सूची अपडेट भी कर ली गई है। सरकारी स्कूलों की पुरानी इमारतों के बुनियादी ढांचे में विस्तार लाने के लिए
शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा हासिल करने पहुंचते हैं, उनकी जिंदगी पर हमेशा जर्जर स्कूली इमारतों का खतरा मंडराता रहता है। कुछ इसी तरह से औरंगाबाद में एक विद्यालय है जो सदर प्रखंड के आलमपुर गांव में है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह स्कूल कागज में कहीं तो धरती पर कहीं और चलता है। स्कूल जहां चल रहा है वो कला मंच का भवन है। मंच पर कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन तो नहीं करते, लेकिन कला के इस मंच पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों की कक्षाएं जरूर चलती हैं। ऐसा भी नहीं है कि आलमपुर गांव के इस मध्य विद्यालय का अपना भवन नहीं था। 2 कमरों का इसका अपना भवन भी था, लेकिन 2014 में सर्व शिक्षा अभियान के अभियंताओं ने इसे क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया। अब 7 साल होने को है, लेकिन स्कूल का भवन बन ही नहीं पाया। जाम से प्रभावित गढ़वा शहर के लोगों को जल्द ही इससे राहत मिलने वाली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने NH 75 पर स्थित गढ़वा शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड के शंखा से लेकर गढ़वा जिले के मैराल प्रखंड के खजूरी गांव तक लगभग 23 किलोमीटर लंबी 4 लाइन बाईपास सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया है। लेकिन परेशानी है कि हर दिन काम रुक रहा है। अरबों रुपए की लागत से बन रहे NH 75 बाईपास निर्माण पर ग्रहण लगता दिख रहा है। दरअसल यहाँ मुआवजे को लेकर पेंच फंस रहा है। गढ़वा सदर प्रखंड के पीपरा, खजूरी और डुमरो गांव में सड़क निर्माण में पेंच फंसता दिख रहा है। डुमरो में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां मुआवजे की मांग पर ग्रामीणों ने काम बंद कर दिया। वहीं सड़क निर्माण कार्य में जुटी कंपनी के मैनेजर ने जल्द ही मुआवजा भुगतान का भरोसा दिया है। इधर डीसी ने कहा है कि उनके संज्ञान में मामला आया है, जिसके बाद सीओ को मामले की जाँच का आदेश दिया गया है। उन्होंने जल्द ही बाकी मुआवजा के भुगतान की बात कही है। नेपाल के जनकपुर में इन दिनों विवाह पंचमी की धूम मची है। हर साल की तरह इस साल भी उत्सवी माहौल में प्रभु श्री राम जानकी का विवाहोत्सव मनाया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में शामिल होने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा देश के विभिन्न कोनों से लोग पहुंच रहे हैं। खासकर महिला श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। जनकपुर के राम जानकी मंदिर में विवाह की रस्में पूरी की जा रही हैं। महिलाएं मैथिली में विवाह गीत गाकर मंगल कामनाएं कर रही हैं। इससे पहले मंगलवार को जनकपुर के गंगा सागर सरोवर में जगत जननी माता सीता का मटकोर रस्म मैथिली विधि विधान से संपन्न किया गया। हालांकि इस बार भी जनकपुर में विवाह उत्सव का आयोजन सामान्य तरीके से किया जा रहा है। कोरोना संकट को देखते हुए इस बार भी अयोध्या से बारात नहीं पहुंची। स्थानीय स्तर पर ही विवाहोत्सव मनाया जा रहा है। इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सीमा पर तैनात एसएसबी को अलर्ट कर दिया गया है। झारखंड के किसान चंद्रदेव ने जब कुछ साल पहले अपनी 5 एकड़ बंजर जमीन में खेती करने की शुरुआत की थी, तब उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन क्षेत्र के एक सफल किसान बन जाएंगे। गोबर की खाद डालकर उन्होंने अपनी बंजर जमीन को न केवल उपजाऊ बनाया, चंद्रदेव ने आधुनिक तौर तरीकों से खेती करने की शुरुआत की। आज ये खेती से सब्जी बेचकर सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड के आदिवासी बहुल्य जरजरा के तेतरिया गांव में चंद्रदेव रहते हैं। यहाँ की तस्वीर बदलती दिख रही है। यहाँ बंजर पड़े जमीन पर सब्जी समेत अन्य फसलों की खेती लहलहा रही है। किसान चंद्रदेव आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गए हैं। खेती की कमाई से न केवल वे परिवार का बेहतरीन तरीके से पालन कर रहे हैं, वहीं 3 बेटियों और 1 बेटे को उच्च शिक्षा दे रहे हैं। चंद्रदेव सिर्फ सब्जी की खेती से 4 से 5 लाख रुपए की सालाना आमदनी कर रहे हैं। लक्ष्य भेदने की टिप्स लेने वाले ये खिलाड़ी लेह और लद्दाख के रहने वाले हैं। तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ लेह में इन दिनों तीरंदाजी की कोचिंग दी जा रही है। 15 दिनों तक चलने वाले इस कोचिंग में खिलाड़ियों को तीरंदाजी के बेसिक नियम सिखाने के साथ साथ इस खेल से जुड़ी अहम जानकारी दी जा रही है। आर्चरी कोचिंग कैंप रखा गया है जो कि आर्चरी एसोसिएशन लद्दाख और डिग्री कॉलेज ले और खालसे की कोलैबोरेशन में 15 डेज का एक कोचिंग रखा है। आपको बता दें, केंद्र सरकार बर्फीले रेगिस्तान के नाम से प्रसिद्ध लद्दाख को एक बड़े खेल केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। लेह और कारगिल में खिलाड़ियों के लिए हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं और इसी योजना के तहत यहाँ के बच्चों को तीरंदाजी के गुर सिखाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ ट्रेनिंग मिलने से खिलाड़ियों के शारीरिक दमखम में बढ़ोतरी होती है और उनका स्टेमिना बढ़ता है।
हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला समेत कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। इस बर्फबारी ने वहां के लोगों की मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं, लेकिन जो लोग मनाली घूमने आए हैं उन्हें मौसम का ये बदला हुआ मिजाज बेहद पसंद आ रहा है। खास बात यह है कि भारी बर्फबारी के बाद तापमान में जो गिरावट आई है उसका असर यहाँ पहुँचे सैलानियों पर नजर नहीं आ रहा। मौसम बदला तो वहां मौजूद पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। ऐसा लगा उन्हें इस बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार हो, क्योंकि बर्फ की गिरती फुहारों के बीच कई लोग इसका मजा लेने निकल पड़े। कोई एक दूसरे को बर्फ के गोले बनाकर मारता नजर आया तो कोई स्कीइंग पर हाथ आजमाता दिखा। मस्ती करने में छोटे छोटे बच्चे भी पीछे नहीं रहे। पिछले 2 दिनों में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि सड़क के किनारे खड़ी कई गाड़ियों की छतों पर भी बर्फ की परत जमी नजर आई। मौसम विभाग ने हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में अगले 2 दिनों तक भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है।